हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज की सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग PHPHCL का सेट प्रैक्टिस करेंगे। जो चौथा सेट है, हम लोग फोर्थ सेट को आज सोल्व करेंगे। तीन सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। किरण पब्लिकेशन का बुक का है। ये दो पोस्ट के लिए वैलिड है। कौन कौन? करस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ है। ये दोनों पोस्ट के लिए ही सेट प्रैक्टिस है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग तीन सेट कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। आज हम लोग चौथा सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप नोटबुक पेन जरूर लेकर के बैठे। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन से हम लोग 3 या 4 पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसको आप लिखे, नोट डाउन कीजिए। और हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से ही इसमें क्वेश्चन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग समान ज्ञान से। समान ज्ञान के कुल 20 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन रहेगा समान ज्ञान के। तो समान ज्ञान स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि मंदी की स्थिति में विस्तारवादी राजकोषीय नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? क्या कह रहा है कि मंदी की स्थिति में, तो मंदी की स्थिति में कर में कमी कर दी जाती है दोस्तों। सरकार द्वारा क्या किया जाता है? सरकार द्वारा कर में कमी कर देता है। क्या करता है? कर में कमी कर देता है। इससे क्या होता है दोस्तों? रोजगार जो है, रोजगार की वृद्धि हो जाती है। रोजगार को क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। लेकिन सरकार का खर्चा, सरकार की खर्च क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। ठीक है। जब मंदी की आती है तो क्या करता है कि जो टैक्स है दोस्तों, टैक्स को क्या कर देगा? टैक्स को सरकार कम कर देगी। तो सरकार का खर्चा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और रोजगार क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण स्थल है। पूरा पाषाण स्थल जो है भीम बेटिका है दोस्तों। क्या है? भीम बेटिका। ये कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है। एमपी में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायसेन जिला में स्थित है। जो क्या है? पूरा पाषाण है। इसका खोज जो है दोस्तों, इसका खोज किया गया था 1958 में। क्या किया गया था? 1958 में, 1958 में खोज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर VS वानकणकर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर VS वाणकणकर, वाणकणकर द्वारा किया गया था। इसका खोज कब किया गया था? 1958 में। कि भीमबेटका जो इसलिए प्रसिद्ध है दोस्तों, क्योंकि इसको 2003 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। कब, कहाँ किया गया था? तो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था भीमबेटका को। कब? 2003 में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी है, अंतरराष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय है, उसमें एक टूर्नामेंट समग्र रूप से संयोजित होता है। उसमें जो शीर्ष पर विश्वविद्यालय होता है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दिया जाता है। कौन दिया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दिया जाता है। इस ट्रॉफी का शुरुआत कब किया गया था? इस ट्रॉफी का शुरुआत किया गया था दोस्तों 1956 किया गया था। 1956 से 57 में इसका शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 1956 से 57 में शुरुआत किया गया था। देखिए दोस्तों, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, इसको सबसे ज्यादा 22 बार लेने वाला एक विश्वविद्यालय है। कौन है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। कौन है दोस्तों? गुरु नानक, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है, देव विश्वविद्यालय। वो सबसे ज्यादा बार इसको इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। कितना बार? 22 बार किया गया है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, तो अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन पहाड़ियां स्थित है? तो शिवराय की पहाड़ियां स्थित है। आपको पता होगा कौन सी पहाड़ियां हैं? तो शिवराय की पहाड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दोस्तों कि राजनीति में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजनीति में सदस्यता पुस्तक के लेखक विजय कुमार चौधरी है दोस्तों। कौन है? विजय कुमार चौधरी। इसको राजनीति में सदस्यता या सियासत में क्या बोलते हैं? इसको सियासत में सदस्यता भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सियासत में सदस्यता, सियासत में सदस्यता, सियासत में सदस्यता या राजनीति में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय कुमार सेन है दोस्तों। कौन है? विजय कुमार चौधरी है। इस पुस्तक का विमोचन कौन किया था दोस्तों? इस पुस्तक का विमोचन कौन किया था? तो इस पुस्तक का विमोचन किया था नीतीश कुमार। कौन किए थे? नीतीश कुमार किए थे। लेकिन लिखे कौन थे? तो लिखे थे विजय कुमार चौधरी ने लिखा था। कब विजय कुमार चौधरी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल की मौसम में नहीं उगाई जाती है? पहले तो आप जानिए खरीफ फसल उगाया कब जाता है? खरीफ फसल उगाया कब जाता है? खरीफ फसल उगाया कब जाता है दोस्तों? तो खरीफ फसल उगाने का दिन होता है
कौन सा दिन होता है? बरसात का मौसम रहता है, जून से अक्टूबर के दौरान उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? ये बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में जून से अक्टूबर तक इसका उगाया जाता है। कब से? जून से अक्टूबर तक इस फसल को लगाया जाता है। इसमें आता है दोस्तों, खरीफ फसल में आता है धान, गन्ना, कौन कौन आता है? धान आता है, गन्ना आता है, उसके बाद आता है दोस्तों मक्का आता है। क्या आता है? मक्का आता है, मक्का, मक्का, बाजरा, बाजरा आदि सब क्या है? खरीफ फसल है। एक फसल का और नाम सुने होंगे आप, रबी फसल। कौन सा फसल? रबी फसल। रबी फसल, रबी फसल का उगाया जाता है। तो रबी फसल जो है दोस्तों, रबी फसल को उगाने का होता है अक्टूबर से नवंबर में उगाई जाती है। कब? अक्टूबर से नवंबर में लगाई जाती है। इसमें दोस्तों गेहूं, गेहूं, जौ, सरसों आदि सब में लगाया जाता है। तो देखिए ये क्या है? रबी फसल है। बाकी सब क्या है? खरीफ फसल है। मक्का, मूंगफली, कपास खरीफ फसल है। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। तो कौन खरीफ फसल में नहीं, खरीफ फसल मौसम में नहीं उगाई जाती है? तो सरसों जो है से खरीफ फसल में नहीं उगाई जाती है। किसमें उगाई जाती है? तो रबी फसल में उगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था? 1987 में दोस्तों, 1987 में एक राज्य में अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा राज्य है? जहां पे क्या किया गया था? यूकेलिप्टस को पेड़ को उखाड़ करके अपना उपयोगी पेड़ लगाए थे। जो आंदोलनकारी थे वो क्या किए थे कि यूकेलिप्टस के पेड़ को उखाड़ दिए थे और अपना उपयोगी पेड़ लगाए थे। क्या लगाए थे? कि अपना उपयोग में जो पेड़ आएगा उसको लगाएंगे। तो कौन सा राज था? वो आपको पता है कौन सा राज था दोस्तों? कर्नाटक राज था। कौन सा राज था? तो वो राज कर्नाटक था। कर्नाटक में ये काम किया गया था दोस्तों। ये जो किया गया था दोस्तों, ये किया गया था कर्नाटक में। क्या किया गया था? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक में किया गया था, यूकेलिप्टस का पेड़ को उखाड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वॉन कार्मेन पुरस्कार किसकी प्रख्याता हस्तियों को दिया जाता है? जो वॉन कार्मेन पुरस्कार है दोस्तों, किस प्रख्याता की हस्तियों को दिया जाता है? मैंने सबसे विकसित, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। वॉन कार्मेन पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 में किसको दिया गया था? तो वॉन कार्मेन पुरस्कार 2020 में डॉक्टर कैलाश शिवन यानी कि के शिवन जो थे, के शिवन थे, के शिवन को दिया गया था। किसको दिया गया था? के शिवन, जो इसरो से संबंधित है। कब दिया गया था? 2020 में दिया गया था के शिवन को, जो अंतरिक्ष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में भोजन की सबसे लंबी नली, भोजन की सबसे मानव शरीर में भोजन एक सबसे लंबी नली से होकर गुजरती है। तो गुजरता है, जो शुरू होता है कहाँ से? तो मुख से शुरू होता है दोस्तों। कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से शुरू होता है और गुजरता खत्म कहाँ पे होता है? तो गुद्दा तक जाकर के खत्म हो जाता है इसका ठेला। चलिए इसका आंसर 3 नंबर सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन का कौन सा शहर स्थित है? जल विभाजन में स्थित है कौन सा शहर दोस्तों? आपको पता होगा, सिंधु और कौन नदी? सिंधु और गंगा नदी। तो सिंधु और गंगा नदी के विभाजन के बीच कौन सा शहर स्थित है? तो अंबाला स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? अंबाला स्थित है। अंबाला सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के विभाजन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य के मुखिया हैं? भारत के राज्य का मुखिया है। तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों, वो प्रथम व्यक्ति भी है भारत के और मुखिया भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसिल में कार्बन के किस रूप का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन का 2 रूप होता है दोस्तों, एक होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। तो जो पेंसिल में यूज करते हैं वो ग्रेफाइट यूज करते हैं दोस्तों। ग्रेफाइट का एक और खासियत है, वह धातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? धातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारत में खाद्य असुरक्षा इंगित करता है? खाद्य को असुरक्षा इंगित करता है। तो भूखमरी जो है दोस्तों, भूखमरी एवं कुपोषण भारत में खाद्य के असुरक्षा को क्या करता है? इंगित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल वंश के शासकों किसके नियंत्रण के लिए लड़ाई की थी? देखिए तीन तीन जो है
तीन राजवंश ने लड़ाई किया था। कौन? पहला किया था गुर्जर, राजपूत और पाल वंश। इसको बोलते हैं त्रिपक्षीय युद्ध। क्या बोलते हैं? त्रिपक्षीय युद्ध। ये बस एक शहर के लिए किया गया था दोस्तों। उस शहर का नाम क्या है? एक शहर के लिए किया गया था, उस पर नियंत्रण पाने के लिए किया गया था। ठीक है, 8वीं सदी में किया गया था। वो शहर है कनौज दोस्तों। कनौज पे नियंत्रण पाने के लिए त्रिपक्षीय लड़ाई हुआ। उसमें कौन कौन भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार लिया था, राजपूत लिया था और पाल वंश, तीनों मिलकर के लड़ाई किया था। किस पर? कनौज पर नियंत्रण करने के लिए। इसको बोला गया त्रिपक्षीय। ये जो त्रिपक्षीय लड़ाई है बहुत लंबा चला था दोस्तों, बहुत लंबा चला था, बहुत लंबा चला था। 2 सदियों तक इसका लंबे समय तक लड़ाई किया गया था। कब? 2 सदियों तक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 1921 में अवध में किसानों के साथ कौन? तालुकदारों के खिलाफ आंदोलन के नेतृत्व कौन किया था? ये बाबा रामचंद्र ने किए थे। क्या कौन किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था तालुकदारों के खिलाफ। तालुकदारों के खिलाफ नेतृत्व कौन किया था इस आंदोलन का? बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र एक और आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर। कौन? गिरमिटिया मजदूर आंदोलन का भी, मजदूर का भी जो आंदोलन हुआ था उसका भी नेतृत्व किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मगध के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था? मगध के शक्तिशाली शासकों में से आपको पता है दोस्तों बिंबिसार। बिंबिसार जो है मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक है। जो बिंबिसार है किस वंश का शासक है? तो हर्यक वंश का शासक है। किस वंश का? हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। बिंबिसार के राज दरबार में जीवक वैद्य रहता था। कौन रहता था? जीवक वैद्य। जीवक वैद्य का बहुत चर्चा है दोस्तों। कौन? जीवक वैद्य। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जीवक वैद्य रहता था। जीवक वैद्य जो है अवंती के राजा के पास भेजा था, जो पीलिया रोग से जो बिंबिसार था दोस्तों उसका दोस्त था। कौन? अवंती के राजा के पास भेजा था। कौन? बिंबिसार भेजा था, जो उसको क्या था? पीलिया हो गया था। जो बिंबिसार जो है दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंबिसार जो है से महावीर और प्लस बुध के समकालीन है दोस्तों। क्या है? महावीर और बुध के समकालीन है। कौन? बिंबिसार। दोनों के समकालीन है बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17 कि भारतीय इतिहास में शेरे मैसूर किसे कहा जाता है? तो शेरे मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को दोस्तों। किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है शेरे मैसूर। क्यों कहा जाता है शेर ए मैसूर, या मैसूर के बाग भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को? क्यों कहा जाता है? उन्होंने 1782 में अपनी मृत्यु तक दक्षिण भारत में मैसूर राज पर शासन किया। हाँ क्या था दोस्तों? 1782 से 1799 तक दक्षिण भारत में मैसूर पर शासन किया था। कौन? टीपू सुल्तान। 4 मई 1799 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं द्वारा चौथे आंग्ल मैसूर की युद्ध में टीपू सुल्तान को क्या किया गया? पराजय कर दिया गया था। कब? 4 मई 1799 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या किया गया था? हरा दिया गया था। कौन? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो टीपू सुल्तान पराजय करना पड़ा। इस युद्ध में वो मारे गए। कौन? टीपू सुल्तान। लेकिन टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता है? शेरे मैसूर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में घोषित किया गया था। तो कौन था उस समय? तो लॉर्ड कर्जन था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितना था? 1899 से 1905 तक उसका कार्यकाल रहा। उसी कार्यकाल के दौरान में क्या कर दिया वो लॉर्ड कर्जन बंगाल को विभाजित कर दिया। ठीक है, कब किया था? घोषित कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन इतना ही नहीं किया था, 1906 में मुस्लिम लीग का भी स्थापना कर दिया था। मुस्लिम लीग का भी स्थापना करने में उसका अहम रोल था। कौन था? मुस्लिम लीग का स्थापना करने में अहम रोल था। किसको? लॉर्ड कर्जन को। फिर जब बंगाल विभाजन जो है दोस्तों, बंगाल विभाजन राजनीतिक तौर पर विरोध के बाद बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। कब कर दिया? 1911 में लॉर्ड कर्जन विभाजित करके गया, लेकिन 1911 में रद्द कर दिया गया बंगाल विभाजन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 19 कह रहा है कि तीन महत्वपूर्ण हिमालय नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और के निक्षेपण से कौन सी मिट्टी बनती है? देखिए, जब नदी के निक्षेपण से मिट्टी बनती है दोस्तों, तो जलोढ़ मिट्टी बनती है। कौन मिट्टी बनती है? जलोढ़ मिट्टी बनती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होती है नदी के निक्षेपण से। जो नदी क्या करती है दोस्तों, कहीं पे भी क्या धारा को काटते कहीं पे ला करके एक मिट्टी का इकट्ठा कर देती है। वो कौन सी मिट्टी होती है? वो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी।
ये जो लाखों वर्ष तक प्रक्रिया चलता है दोस्तों, इस मिट्टी का जमाव के लिए लाखों वर्ष तक, लाखों वर्षों तक प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि स्थिर जल निकायों में चमकदार मैले हरे धब्बे किसकी उत्पत्ति के कारण होती है। देखिए कहीं पे जल जो है से जमा हुआ है दोस्तों, क्या है, जल जमा हुआ है, उस जल के जमाव में, उस जल के जमाव में, जल के जमाव में हरे हरे क्या होगा, हरा हरा उसमें थोड़ा सा दिखने लगेगा, चमकने लगेगा, उसमें हरा हरा रेखा की तरह, जाली की तरह, वो क्या होता है, वो शैवाल होता है दोस्तों। क्या होता है, उसको शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, शैवाल बोलते हैं। ठीक है, जो हरा शैवाल है, जो हरा शैवाल है वो क्यों होता है, जो हरा शैवाल है वो क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण वो हरा होता है। इसके कारण जो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण वो क्या होता है, हरा होता है। कोई कोई शैवाल क्या होता है, भूरा भी होता है। क्या होता है, कोई भूरा भी होता है, लेकिन किसकी बात कर रहा है, तो हरे का बात कर रहा है। तो हरा क्यों दिखेगा, तो क्लोरोफिल के कारण दिखेगा। चलिए हरा क्यों दिखेगा, क्लोरोफिल के कारण दिखेगा। आपको पता है कौन होता है वो पानी में, तो शैवाल होता है। ऑप्शन इसका एक सही है। ठीक है, जो शैवाल है दोस्तों, शैवाल का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शैवाल एक कोशिकीय भी हो सकता है, एक कोशिकीय भी हो सकता है, एक कोशिकीय भी हो सकता है, शैवाल एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है, बहुकोशिकीय भी हो सकता है। सवाल क्या है दोस्तों, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है। यह हम सामान्य अध्ययन खत्म कर लिए दोस्तों, अब आते हैं मैथ पे। मैथ पे तो आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कोशिश करें दोस्तों। चलिए कोशिश करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से। कहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 कि मनोज 20 किलोमीटर 36 किलोमीटर की दो दूरियां क्रमशः 5 घंटे 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा में मनोज की औसत चाल क्या होगी। देखिए औसत चाल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, औसत चाल आपसे पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। तो पहले आप आराम से देखिए औसत चाल का फॉर्मूला याद कीजिए। औसत चाल वाला फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हम लोग जो भी बनाएंगे उसको अच्छा से बनाएंगे कि आपको समझ में आए। औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत चाल बराबर आप कहेंगे कि सर फॉर्मूला होता है औसत चाल का, औसत चाल का कुल दूरी बटा, कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय, कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी कहेंगे सर 56 किलोमीटर है। कुल समय कितना लग गया, तो 8 घंटा कुल समय लग गया। ठीक है, अब इसको भागा दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 7 7 किलोमीटर प्रति आवर, इसका क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों, मोहित और सुमित दो व्यक्ति मिल करके 66,000 तथा 84,000 निवेश करते हैं एक व्यापार में। यदि वर्ष के अंत में 11:9 के लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की अवधि क्या होगी। देखिए दोस्तों, पूंजी गुने समय बराबर क्या होता है, लाभ होता है। पूंजी गुने समय, पूंजी कितना लगाया, तो मोहित लगाया 66,000, मोहित बटा सुमित करते हैं, तो मोहित कितना लगाया, तो मोहित लगाया 66,000। ठीक है, सुमित कितना लगाया, तो सुमित लगाया 84,000। ठीक है, कितना लगाया, इसका अनुपात निकालेंगे तो इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो हो जाएगा, 11×6 = 66 और 11×6 = 66, तो कितना हो जाएगा, 4×6 = 84, यानी कि 14 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, 11/14 के अनुपात में खाली पूंजी लगाया, कितना लगाया, 11/14 के अनुपात में इन लोग दोनों क्या किया, पूंजी लगा दिया। ठीक है, कितना के अनुपात में कहा कि चलो हम लोग पूंजी लगाते हैं, कितना समय तक रहेगा, तो उसका जो इसका जो है लाभ है इतना 11:9 होगा। तो पूंजी में दोस्तों, पूंजी में मान के चलिए कि x महीना रहा और सुमित है y महीना रहा, दोनों के लाभ कितना हो गया, 11:9 का लाभ हो गया। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो गया, x/y बराबर, x/y बराबर, इसको यहाँ भेजिए, तो हो जाएगा 11×14, ये हो जाएगा 9×11, ई कट गया, यानी कि 14:9। इस समय का जो रेशियो आया दोस्तों, वो 14:9 आया। समय का रेशियो 14:9 आया। अगर जो महीना में रहेगा तो 14 महीना कौन करेगा, मोहित करेगा, उसके बाद 9 महीना के लिए कौन लगाएगा, 9 महीना के लिए सुमित लगाएगा, तब उतना क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन इसका 3 नंबर सही कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 1056, उसकी बेलन की ऊंचाई दे रखा है, तो बेलन का आधार का व्यास खोज रहा है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, कितना होता है, 2πr। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताइए, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। क्या होता है, 2πrh। ठीक है, आपको इतना दे रखा है, कितना दे रखा है, 1056 दे रखा है। ठीक, 2 22/7
आर कितना दे रखा है, आर हमको नहीं पता है, एच दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर। तो इसको काटिए यहाँ से, इसको यहाँ काटिए 1056 गुने 7/2 गुने 22, ठीक है, 2 गुने 22/8, यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे आर हो गया। अब इसको काटेंगे, जैसे ही काटेंगे दोस्तों इसको, तो आपको आ जाएगा काट पीट के आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21, 21 बराबर आर। तो अब क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, तो आर का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है, तो यानी कि 21 गुना 42 सेंटीमीटर उसका व्यास होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि 18 मजदूर एक कार्य को एक तिहाई को 27 दिन में पूरा करते हैं, कितने मजदूर उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करेंगे। देखिए M1 क्या दे रखा है, जो M1 दे रखा है क्वेश्चन का, M1 दे रखा है आपको कितना 18 मजदूर, ठीक है। आपको कितना दिन में कार्य करता है, W दे रखा है 27 दिन, ठीक है। कितना कार्य का, सॉरी ये जो यहाँ पे दे रखा है D दे रखा है, क्या W नहीं D दे रखा है, D दे रखा है आपको 27 दिन, W दे रखा है एक काम के एक तिहाई, M1 D1 W1। अब आपको से पूछ रहा है कि M2 कितना होगा, जब D आपको पता है, D2 आपको पता है कि कितना दिन में काम कराना है, 9 दिन में काम कराना है, और W आपको पता है कि पूरा काम कराना है, ठीक। अब देखिए इसका फार्मूला बैठाइए, M1 D1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 बटा W2 यानी कि 18 गुने 27 बटा 1/3 बराबर M2 गुने 9 बटा, जैसे ही इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो M2 बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 9×27 हो जाएगा, 9×27 हो जाएगा, 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 बस 88, यानी कि 162 मजदूर जो है वहां पे जरूरत है, कितना मजदूर, 162 मजदूर की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन में 4 घंटा कार्य करता है, एक दिन में आर जो है दोस्तों, आर एक दिन में 4 घंटा कार्य करता है, लेकिन जब 4 घंटा कार्य करेगा तो 12 दिन में पूरा कर सकता है, कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में पूरा कर सकता है, तथा एक दिन में 8 घंटा कार्य करके ये सामान्य कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो 2 घंटे तो कर सकता है, तो एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर तथा ए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। आर जो है दोस्तों, आर क्या करता है, एक दिन में 4 घंटा कार्य करेगा, ठीक है, उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देगा, 12 दिन में समाप्त कर देगा। ए उसी कार्य को 8 घंटा कार्य करेगा, कितना दिन में, एक दिन में, और 9 दिन में समाप्त कर देगा। तो बताइए कि दोनों को 2-2 घंटा काम कराना है और दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेंगे। पहले तो इसको 2 घंटा पर आइए, 4 घंटा करेगा तो 12 दिन में, तो 2 घंटा करेगा तो आपको कहीं सर आधा हो गया, यानी कि 24 दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा। ये 8 घंटा कार्य करेगा तो 9 दिन में, और 2 घंटा काम करेगा तो 36 दिन में, कितना दिन में, 36 दिन में पूरा करेगा। काहे कि समय कम गया तो दिन तो ज्यादा लगेगा 36 दिन में। अब देखिए, अब यही आपको पता करना है कि आर कितना, आर 24 दिन में किसी कार्य को करता है और ये उस किसी कार्य को 36 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो एलसीएम निकाल देंगे तो 72 आ जाएगा। अब देखिए ई एक काम को कितना दिन में एक दिन में कितना काम करेगा, तो 24 या 72, 3 काम। एक काम को कितना, एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम, यानी कि 72/5 दिन लगेगा, 72/5 दिन, ऑप्शन इसका 3 नंबर सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, अब इसका रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है, बर्फबारी को देश के कुल बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। यानी कि 7 गो राज्य है दोस्तों A7 तक, उसमें कुल बर्फबारी दर्शाया गया है। तो क्या कह रहा है, बर्फबारी में जो 100% बर्फबारी हुआ है वो 700 सेंटीमीटर हुआ है, कितना हुआ, 700 सेंटीमीटर। ये 100% बराबर 700 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि देश द्वारा प्राप्त बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S2 S6 S7 की औसत बर्फबारी क्या होगा। औसत मतलब क्या होता है दोस्तों, औसत मतलब होता है कुल योग बटा संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। अब देखिए कुल योग निकालेंगे, S1 सॉरी S2 S6 S7 बटा क्या को संख्या होगा, 3 गो, तीनों को निकालिए, कितना कितना परसेंट है जी, तो S2 का कितना परसेंट है, S2 का 15%, कितना परसेंट है, 15%, ठीक है। S6 का कितना परसेंट है जी, S6 का 14%, कितना परसेंट, 14%। S7 का कितना परसेंट है जी, S6 और उसके बाद क्या है, S7 है ना, S7 का कितना परसेंट है, 25%। अब तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
बटा में 3 करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 15 कितना होता है 40 और 4 54, 54% बटा 3। अब 700 के 54% निकालिए, 700 कुल तो कितना था 700, 700 का 54%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देंगे और औसत के लिए 3। अब देखिए इसको काटिए, हो गया पूरा कहानी खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटिए, 18 आई 18 आई 54 हो गया, तो इसको गुना कीजिए 18 से 7 में, 18 से 7 कितना हो जाएगा 168 126 सेंटीमीटर जो है इसका औसत हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्या रहा है दोस्तों, एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 420 मीटर है, तो 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। उसका जो रेलगाड़ी जो है दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 420 मीटर, जो पुल है दोस्तों, पुल प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 580 मीटर। दोनों जो है ये जब दूरी तय करेगा दोस्तों, तो दोनों को मिला के कुल दूरी होगा, कुल दूरी कितना हो गया, दूरी कितना तय किया तो 1000 मीटर जो है दूरी तय करना है उसको, लेकिन उसका चाल क्या है, उसका चाल है दोस्तों 120 मीटर 120 किलोमीटर प्रति आवर। इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, कहे कि जो दूरी है वो मीटर में दिया हुआ है और आंसर भी मीटर सेकंड में दिया हुआ है, तो 120 को हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा चाल दोस्तों, चाल आ जाएगा, 5/18 से गुना करने के बाद आ जाएगा चाल, 5/18 से गुना करने से क्या आ जाएगा उसका चाल आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। जैसे ही चाल आ जाएगा दोस्तों तो क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर फार्मूला आपको पता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, दूरी है 1000, समय चाल कितना है तो चाल है 120 किलोमीटर प्रति आवर। इसको बदलने के लिए क्या किया कि 5 से भागा दे दिए, 5/18 से गुना कर दिए, 5/18 से गुना कर दिए। जैसे ही इसको 10 से 10 काटिएगा, इसको काटिएगा यहाँ से 20 बार में, 20 बार में इसको काटिएगा, 6 बार में इसको काटिएगा ना, 10 बार में इसको काटिएगा, 3 बार में, आपको 30 सेकंड आपको आ जाएगा आंसर दोस्तों, कितना आ जाएगा 30 सेकंड, नंबर 3 सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक 10,000 की राशि साधारण ब्याज से 15% वार्षिक दर से पी वर्षों में 16,000 हो जाती है, तो पी का मान क्या है। पी जो है दोस्तों आपको समय दे रखा है, समय पूछ रहा है आपको से पी, कह रहा है कि आपको मूलधन दे रखा है कितना 10,000, ठीक है, आपको कह रहा है कि 10,000 से कितना हजार हो जाता है, 10,000 से कितना हजार होता है 16,000, यानी कि ऐसा ही आपको दे रखा है दोस्तों। ऐसा बराबर क्या होता है कि ऐसा बराबर क्या होता है, कुल धन जो मिश्र धन है उसमें से मूलधन को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 6,000, 10,000 में से 16,000 घटाइए, 16,000 में से 10,000 घटाइए तो 6,000 आपको ऐसा ही आ जाएगा। आपको दर दे रखा है, आर दे रखा है कितना 15%, तो आपसे टी पूछ रहा है, सिर्फ टी पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला नॉर्मली याद होगा, एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर फॉर्मूला होता है एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100, ठीक है। पी कितना 10,000, 10,000, आर कितना 15, टी नहीं पता है, बटा 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा दोस्तों आपको काट पीट के, टी बराबर कितना आ जाएगा काट पीट के 4 वर्ष आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 सही है। इसी फॉर्मूला पर बैठा के देखिए 4 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि एक थैला में सफेद तथा पीला गेंद क्रमशः 12:17 के अनुपात में है, यदि कुल गेंदों की संख्या 16 है तो पीली गेंदों की संख्या, कुल अनुपातिक कितना है 12:17, इसको कूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके कूल करते हैं, यानी कि 17 और 12 कितना 29, एक बराबर कितना 116, 116 जो है वो कूल है, कितना है 116 संख्या आता हुआ 116 है। क्या रहा है पीला गेंद के लिए, तो यहाँ पे एक्स के लिए कितना कर देंगे 116/29, पीले गेंद का अनुपात क्या है दोस्तों, तो पीला गेंद का अनुपात है 17। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा आंसर, गुना कीजिए, सोल्व कीजिए इसको, जैसे ही इसको सोल्व करेंगे आप, जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो 68 आ जाएगा आपको आंसर, कितना 68। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका रहा नीचे दिए गए 5 चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1 Y2 Y3 Y4 Y7 आदि के कुल निर्यात को 100 करोड़ में दर्शाया गया है, तो आप बताइए कि कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिक बदलाव प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, पहले तो डिफरेंस निकालिए, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है आपको, पहले तो डिफरेंस निकालिए, कहाँ है यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 250 है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 250 है,
यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 200 है, यहाँ से यहाँ तक के 100 है, यहाँ से यहाँ तक के 200 है, यहाँ से यहाँ तक के कितना है, 400 है। ठीक, अब ये जो डिफरेंस है दोस्तों परसेंटेज निकालिए किस पे, 500 पे। यहाँ पे जहाँ से स्टार्टिंग से डिफरेंस है तो 250 जो है 500 का कितना परसेंट है, कहेंगे सर 250 जो है सर 500 का कितना परसेंट है, गुने यहाँ से यहाँ कीजिए, 250 जो है 250 उछाल आया कितना पे, 500 पे, फिर 2 बार में, कितना बार में, 2 बार में कट गया, 250 कितना पर आएगा, 2 बार में कट गया, यानी कि 50%, कितना परसेंट, 50%, 50% कितना का उछाल आया, तो 50% का उछाल आया। चलिए अगला देखिए, आगे जो है दोस्तों कितना पर, 250 आ रहा है 750 पर, तो यहाँ पे देखिए 250 लिखे, यहाँ पे लिखे 750 गुने 100, इसको अगर जो काटिएगा तो आपको 33.33 आएगा। ऐसे ही करके दोस्तों सबसे ज्यादा उछाल जो है y1 से y2 पे जाता है तो 50% का आता है, कितना, 50% का आता है, यानी कि y2 जो है आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक मशीन है, ठीक, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है, यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। एक मशीन है उसमें अंकित मूल्य किया गया है, जितना खरीदा उससे 70% अधिक अंकित मूल्य किया, कितना में खरीदा, तो मान के चलिए कि वो 100 रुपया में खरीदा, एक मोटा मोटी क्या मान लेते हैं कि 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में उसका क्रय मूल्य है, कितना है क्रय मूल्य, 100 रुपया, लेकिन अंकित मूल्य जो है दोस्तों, अंकित मूल्य वो कितना क्या है, 170 रुपया। ठीक, फिर भी उसको मूल्य जो लाभ कमाना है, कितना कमाना है, 44.5% क्या कमाना है, लाभ कमाना है। तो अगर जो 100 रुपया पर 44.5% लाभ कमाना है तो 144.5 रुपया पर बेचना होगा। हम लिखे कितना उस पर, 170 रुपया, बेचना कितना है हमको उसको, 144.5 रुपया, तो कितना परसेंट उसके ऊपर छूट दे देंगे, कितना परसेंट 170 पर छूट देंगे कि हमको इतना पर आकर रुक जाएगा। 170 पर छूट देने के लिए पहले डिफरेंस देखिए, तो 25.5 रुपया, यानी कि रुपया में अगर देखेंगे तो 25.5 रुपया कम करना है हमको, 170 रुपया में क्या करना है, 25.5 रुपया कम करना है, तो कितना परसेंट छूट देंगे, तो यहाँ पे लिखिए 25.5 बाटा में कितना, 170 रुपया पर परसेंटेज ले रहे हैं, गुना में 100 कीजिए, जैसे ही गुना में 100 कीजिएगा तो 15% आपको आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, फिर परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। मान के चलिए कि एक से एक संख्या है, मान के चलिए कि एक से एक संख्या है या एक संख्या 100 है, ठीक है, 100 को क्या किए, पहले हम 40% बढ़ा दिए, 140 कर दिए, ठीक है, फिर उसको क्या किए, 140 को हम क्या किए कि 25% कम कर दिए, 25% कम कर दिए, यानी कि 140 को हम लोग 75% रखें, कितना रखें, 75% रखें, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भागा देंगे, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ जाएगा दोस्तों 4%, तो कुल 5% यहाँ पे आ जाएगा 105, क्या आ जाएगा 105, 105 जैसे ही आएगा, 105 जैसे ही आएगा तो आपको 5% की वृद्धि होती है, कितना होती है, 5% की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 जो है दोस्तों सरलीकरण का क्वेश्चन है, या बना लीजिएगा सरलीकरण है ये, पूरा क्या है, ये सरलीकरण है, सरलीकरण का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य 480 है तथा वस्तु के विक्रय मूल्य कितना है, दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 480 है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% का हानि होती है, तो बताइए कि कुल हानि क्या होगी। एक वस्तु का पहले क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य निकालिए, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए, उसके बाद दोनों के जोड़ दीजिए, हो जाएगा कहानी खत्म। पहले का क्रय मूल्य कितना है जी, 480, ठीक है, दूसरा का क्रय मूल्य नहीं दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, दूसरा का विक्रय मूल्य कितना है जी, 480, बस रहने दीजिए। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, कह रहा है पहला वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, 480 पर कितना 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 96 रुपया का लाभ हो रहा है इसको, यानी कहने का मतलब 96 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 573 रुपया में बेचा है, कितना में बेचा है, 96 रुपया का जब इसको लाभ होगा तो कितना में बेचा है, 576 रुपया में बेचा है। अभी कह रहा है कि 480 रुपया का हानि हो रहा है, ये विक्रय मूल्यवा है, विक्रय मूल्य में ना हानि होगा, विक्रय मूल्यवा जो है, विक्रय मूल्यवा, ये विक्रय मूल्य कितना है 480 रुपया, और ये क्या है कि 20% का हानि हो रहा है, 480 रुपया जो है आप कहेंगे कि 80% के बराबर है, 20% हानि, हानि वाला विक्रय मूल्य है तो 80% का बराबर है, 100% बराबर क्या होगा, तो 480 बटा 80 गुने 100, ठीक है, 8 का 48, 600, यानी कहने का मतलब 600 में खरीदा था और 480 रुपया में बेच दिया तो 20% का हानि हो गया, 600 में खरीदा था 480 रुपया में बेच दिया तो 20% का हानि हो गया। अब कुल क्रय मूल्य क्या हुआ, कुल क्रय मूल्य हो गया 0
जी 8 सॉरी 1080 रुपया, कुल 1080 रुपया में खरीदा, दोनों वस्तुओं को कितना में खरीदा, 1080 में, बेचा कितना में, और ये कितना हो जाएगा, 8 7 5 8 7 15, हाथ में 1 9 1 10, यानी कि बेचा 1056 रुपया में, खरीदा था कितना, 1080 रुपया में, कितना हानि हुआ इसको, तो 24 रुपया की हानि हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज कह रहा था, परसेंटेज निकाल लेते। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 है, दो संख्याओं है दोस्तों, उसके HCF जो है वो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो कौन सा उसका लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है। एलसीएम जो है दोस्तों, एलसीएम कई हो सकता है, कौन कौन, जो HCF से कट जाए, जो HCF से कट जाए वो एलसीएम हो सकता है। देखिए HCF से कट जाए वो एलसीएम हो सकता है, तो 60 12 से कटता है तो कट जाता है 5 बार में, 14 12 से कटता है तो कट जाता है 2 बार में, 80 12 से कटता है तो नहीं कटता है, 48 12 से कटता है तो हाँ कट जाता है 4 बार, यानी कि 80 जो है इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 6:1 है तथा आधारों का अनुपात 3:2 है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। पहल का त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है, 6:1 दे रखा है। अब पहल का त्रिभुज के देखिए यहाँ पे हाफ गुने आधार कितना दे रखा है, आधारों का अनुपात दे रखा है आपको, आधारों का अनुपात दे रखा है 3:2, ये होगा 3 है, ऊंचाई हमको पता नहीं है, H1 कर देते हैं, दूसरा का क्या है, हाफ कर देंगे, ऊंचाई हमको पता है 2 है, H2 कर देंगे, ठीक है, H2 कर देंगे, इससे ही कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भेजिए, ये कर दिए 2 बार में, ठीक है, तो 4:1, 4:1 बराबर हो जाएगा H1:H2, 4 कौन है, ऑप्शन नंबर 2 सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का है कि एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 है तथा समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 12,750 रुपया, तो ब्याज दर क्या होगा। आर आपको से पूछ रहा है, कितना दे रखा है, 4 वर्ष का एसआई दे रखा है, 4 वर्ष का एसआई कितना है, 24,000, 4 वर्ष का एसआई कितना दे रखा है, 24,000, 2 वर्ष का सीआई आपको दे रखा है कितना, 12,750। देखिए दोस्तों, जो एसआई जो है हर एक वर्ष सेम संयोजित होता है, एसआई जो है हर एक वर्ष सेम संयोजित होगा, तो इस 4 वर्ष में 24,000 हो गया, 4 वर्ष में 24,000 हो गया, तो एक वर्ष में कितना हुआ होगा, तो 4 से भाग देंगे, यानी कि एक वर्ष में 6,000 रुपया संयोजित हो रहा होगा, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 2 वर्ष का सीआई दिया हुआ है, तो 2 वर्ष का एसआई निकालिए, एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में 6,000, तो 2 वर्ष में कितना, 12,000, कितना 12,000। अब देखिए इसका डिफरेंस निकालिए, 750 रुपया डिफरेंस आ रहा है, 2 वर्ष का सीआई और एसआई का 750 रुपया डिफरेंस आ रहा है, तो आपको आर पूछ रहा है दोस्तों, आर पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाइए और आर निकल जाएगा कितना, 12.5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है तथा शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 है, तो वस्तुओं के सही वस्तुओं को मिलाकर के औसत मूल्य क्या होगा। देखिए एक दुकान में कितना वस्तु है, कुल 60 वस्तु है, कितना 60 वस्तु कुल है, ठीक, 30 वस्तु का औसत मूल्य कितना है, 30 रुपया, इसका कुल योग निकालिए, कुल योग कितना हो गया, 900, ठीक है। फिर अब बाकी बच गया कितना वस्तु, 30 वस्तु, उसका औसत मूल्य कितना है, 35 रुपया, तो 35 गुने 30 कितना हो जाएगा, 35 गुने 30 900, तो ऐसे ही हो गया, 30 पैसे 150, यानी कि 1,050 रुपया, 1,050 रुपया जो है ये हो गया इसका बाकी वस्तु का कुल योग। अब देखिए क्या कह रहा है कि सभी वस्तुओं 60 वस्तुओं का औसत मूल्य निकालने के लिए 60 वस्तुओं का औसत मूल्य कैसे निकलेगा, जब 60 का कुल योग के हम लोग जोड़ेंगे और 60 से भागा देंगे, तो कितना है, 30 का 900 है प्लस बाकी 30 का 1,050 है, बटा में 60 कर दीजिए, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 1950 बटा E0 से E0 कट गया, इसको जब काटेंगे दोस्तों तो 32.5 आंसर आ जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि घनाभ है, आपके पास क्या है, एक घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखा है, कितना 5:2 के अनुपात में दे रखा है, यदि घनाभ का आयतन 5,000 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का आयतन दे रखा है कितना, 5,000 मीटर क्यूब, घनाभ का आयतन जो है दोस्तों कितना दे रखा है, 5,000 मीटर क्यूब, कितना दे रखा है, 5,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको एल अनुपात बी अनुपात ए आप एच आपको कितना दे रखा है 5:4:2, ठीक है, इतना का अनुपात में दे रखा है। अब देखिए इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, क्या होता है, एल गुने बी गुने एच होता है इसका आयतन, आयतन क्या होता है इसका, एल गुने बी गुने एच होता है इसका आयतन।
आई टाइप। देखिए तो कितना दे रखा है, इसका अनुपातिक घटाने के लिए 5x गुने 4x गुने 2x बराबर कितना है 5000 है। कितना है 5000 है। इसको गुना कीजिए, अंशों के 20 गुना 40, 40x³ बराबर कितना 5000। इसको एक जीरो से एक जीरो काटिए, ठीक है। इसको काटिए 4 बार में, 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 125, 125 बार में कट जाएगा 4 से 500, 500 कितना बार में कटेगा 125 4 बार में। x³ बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा x का मान। अब जब जैसे ही x का मान 5 आ गया दोस्तों, इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए, आपको आ जाएगा कितना, एल आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा 25, बी कितना आ जाएगा आपको 20, एच कितना आ जाएगा आपको 10, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कर रहा है, तो 2 इंटू एल इंटू एच प्लस बी एच प्लस एच एल, एच एल सॉरी एच एल तो है लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई गुने बी एल, ठीक है। इतना लिख के क्या इसमें सब में मान पुट कर देंगे जो दिया हुआ है एल बी एच का, तो आपको आ जाएगा दोस्तों कितना 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपको आंसर। कितना आ जाएगा 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आप चल करके 40, लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, मैथ का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1400 लड़के किसी कक्षा में 1400 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं, एक परीक्षा दी, यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत क्या है। देखिए एक कक्षा में कितना है, बॉयज कितना है दोस्तों, बॉयज है आपको 1400, ठीक है। गर्ल कितना है, तो गर्ल है आपको 900, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो बॉयज है उसमें 52% लड़के, 52% लड़के कितना परसेंट 52% लड़के पास हो गए, कितना हो गए पास हो गए। लड़की में क्या कह रहा है कि 68% लड़कियां पास हो गई, लड़कियां पास हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी जो फेल कितना हुए, तो जब 52% लड़की पास हो गए, लड़का पास हो गया दोस्तों, तो फेल कितना हुआ 48% लड़का फेल हो गया होगा। 68% लड़की पास हो गया तो कितना परसेंट लड़की फेल, 32% लड़की फेल हो गई होगी। बस इतना ही समझना है, यानी कि फेल जो है फेल, फेल ही वाला पूछ रहा है, तो कितना पूछ रहा है 48% लड़का फेल हुआ और 48% लड़का फेल हुआ, 32% लड़की फेल हुई, ठीक। तो 1400 के 48% निकालिए और 900 के 32% निकालिए। जैसे ही 1400 का 48% निकालिएगा दोस्तों, तो कैसे निकलेगा, तो 1400 गुने 38/100, ई दो जीरो से ई दो जीरो कट 48 सॉरी 48/100, ई दो जीरो से ई दो जीरो कट जाएगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा उसमें, जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 672 लड़का जो है से फेल हो गया। कितना 672 लड़का। अब 900 का 32% निकालिए, 900 गुने 32/100, ठीक है। ई जीरो से ई जीरो काटिए, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 288 लड़का जो है 288 लड़की जो है से फेल हो गया। लड़का 672, लड़की 288, तो कुल कितना फेल हुए दोस्तों, तो कुल फेल हो गए छात्र में, कुल फेल हो गया 672 प्लस 288। जैसे ही इन दोनों का ऐड करेंगे तो कुल छात्र जो है फेल होने वाला 960 छात्र फेल हो गए हैं। लेकिन दिए थे कितना, तो दिया था 2300 छात्र दिया था, कुल छात्र कितना दिया था 2300। तो फेल के परसेंटेज कुल में निकालना है ना, दोनों लड़का लड़की दोनों का निकाल रहा है, किसी का एक का तो नहीं पूछ रहा है, तो दोनों का पूछ रहा है। तो 960 को फेल हुए कितना में 2300 में फेल हुए 960 को, तो इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, ये दोनों से जीरो काट दीजिए, इसको भाग दे दीजिए 23, 23 कितना हो जाएगा 9 कितना बार में आएगा 960 कितना बार में कटेगा इसको से, तो आपको कट जाएगा 41.74% आएगा। कितना 41.74% आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 41, देखिए ये जो है हिंदी है दोस्तों, क्या है हिंदी में स्टार्ट हुआ है, हिंदी में 10 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी इंग्लिश भी 10 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहेगा। तो सिलेबस के बारे में तो अच्छा से चर्चा कर लिए हैं पिछले ही वीडियो में। तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है दिए गए पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो रक्त का पर्यायवाची शब्द लहू होता है दोस्तों, क्या होता है रक्त का पर्यायवाची शब्द लहू होता है। अब बोलते भी सुने लहू लुहान हो गया, यानी कि खूने खून हो गया, तो रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है लघु होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ में सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त है। गले का हार बनना, देखिए गले का हार होना यानी कहने का मतलब अत्यंत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कह रहा दिए गए शब्द विलोम शब्द निकले विकल्प। कल्पित, कल्पित का पर्यायवाची शब्द सॉरी उल्टा शब्द होता है दोस्तों यथार्थ। क्या होता है यथार्थ होता है। कृत्रिम का क्या होता है, कृत्रिम का प्राकृत होता है। क्या होता है प्राकृतिक होता है कृत्रिम का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य कहने का मतलब दोस्तों दो वाक्य होना चाहिए, दो वाक्य प्रधान होना चाहिए। पढ़िए यहाँ पे कह रहा है उसने बोला वह चला गया, कह रहा है उसने बोला और वह चला गया, यहाँ पे दो वाक्य प्रधान है दोस्तों, क्या है, दो वाक्य, एक वो बोला और चला गया, दो वाक्य प्रधान है, इसका 2 नंबर आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी, देखिए अमावस्या सुने होंगे, अमावस्या अमावस्या अमावस्या, अमावस्या जो शुद्ध है दोस्तों 2 नंबर अमावस्या जो शुद्ध है। देखिए कह रहा है कि दिए गए उग में सही उग में सम्मिलित ज्ञात कीजिए, अरसी आरसी, इसका जो सम्मिलित होता है तो वेद संबंधी आईना, क्या होता है, वेद संबंधी आईना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन के जो मुहावरे का अर्थ का सर्वश्रेष्ठ व्यक्त करता है। कह रहा पाँव में बेड़ी पड़ना, पाँव में बेड़ी पड़ना मतलब नियंत्रण में होना दोस्तों, क्या होना, नियंत्रण में होना, पाँव में बेड़ी पड़ना। ये जो है तो गधांश है, गधांश को पढ़िए, गधांश के आधार पर, गधांश के आधार पर, गधांश के आधार पर दोस्तों आप कितना 3 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो 48 का आंसर आपको आ जाएगा, 48 जैसे ही गधांश आप पढ़ेंगे तो 48 का आंसर आपको आएगा दोस्तों 2 नंबर क्या है, ईंधनों का संरक्षण, 2 नंबर ईंधनों का संरक्षण। 49 देखिए 49 का आंसर आपको आएगा, 49 का आंसर आएगा आपको ऊर्जा। अब 50 का आंसर आएगा आपको पेट्रोलियम द्रव्य एवं कोयला, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों अब रीजनिंग स्टार्ट हो गया, क्या हो गया, रीजनिंग, तार्किक शक्ति। तो इसको हम लोग बनाएंगे आराम से, मैथ की तरह थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे दोस्तों, पूरा सेट को हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि मैथ कर लिए तो रीजनिंग बाद में करेंगे, रीजनिंग कर लिए तो इंग्लिश बाद में करेंगे ना, फुल डिस्कशन करेंगे एक सेट का पूरा कंप्लीट। पिछले सेट में भी देखे होंगे इसी प्ले लिस्ट में जाकर के, तो उसमें भी फुल सेट पेशेंस के साथ आपको 1 आवर से लगभग समय लग जाता है दोस्तों, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है कंटेंट बनाने के लिए, यहाँ पे सोल्व करने के लिए। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करके कुछ सजेशन जरूर दे दोस्तों। सजेशन देने से क्या होता है कि इसमें सुधार करने की मौका मिलती है दोस्तों, सुधार करने की मौका मिलने का मतलब यह है कि हमको पता चलता है कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, 51 कह रहा है कि एक निश्चित कूट को पेंसिल से क्या लिखा जाता है, उनसिट के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इरेजर को क्या लिखा जाएगा। पहले पेंसिल लिखिए, पेंसिल का स्थानीय मान हम लोग स्थानीय मान के स्थान पर किया गया है। पेंसिल का जो स्थानीय मान है दोस्तों कितना है, पेंसिल का स्थानीय मान, पेंसिल का स्थानीय मान कितना है, पहले पी का कितना है, पी का आप कहेंगे सर 16 है, ई का कितना है 5 है, एन का कितना है 14 है, सी का कितना है 3 है, आई का कितना है 9 है, एल का कितना है, तो एल का सर 12 है। जब सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, कुल 59 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका स्थानीय मान ई का 5, आर का 18, ए का 1, एस का 19, ई का 5 और आर का 18। जैसे ही इस सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको 66 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66 जो है दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, 66 है 60, हाँ 66 ही इसका आंसर आएगा, 66 इसका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्या रहा है कि पी के जेड इतना लिखा जाता है तो आगे क्या लिखा जाएगा। देखिए पी कितना है 16, यहाँ पे क्या लिखा गया 16, 14 लिखा गया यानी कि 2 घट रहा है, यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया, 2 घट रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो गया जे यानी कि 10, 2 घट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 8 होगा यहाँ पे, तो 8 क्या होगा 8 8 8 होगा एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे के है, के 11, यहाँ पे क्या हो रहा है एम 13 यानी कि 2 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या रहा है वो 15 यानी क्या बढ़ रहा है, क्यू 17, यहाँ पे होगा कितना 19, 19 कहने का मतलब दोस्तों 19 कहने का मतलब एस, तो एच एस किस में, एच एस दोनों में। अब देखिए लास्ट वाला से पता चलेगा ई क्या है 26, 26 यहाँ पे क्या हो रहा है 24 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 22 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 20 हो रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे 18 करेंगे, 18 कौन आता है, तो 18 आता है आर, तो एच एस आर कौन है 2 नंबर है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि 7 मित्र है, कितना मित्र है 7 मित्र है, ओ पी क्यू आर एस टी यू, एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है, क्या कर रहा है एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है। तो एक पंक्ति बनाइए पहले, ठीक है, इसमें 7 गो स्थान बनाइए, 1 2 3 4 5 6, वो 7 यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि एस एक अंतिम छोर पर है, तो एस अंतिम छोर पर है, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है क्यू एस के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, क्यू जो है से एस के दाएं ओर, यहाँ से अगर जो दाया करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, तो यहीं पे होगा, एस का स्थान क्या होगा यही होगा, ये एस का स्थान नहीं होगा, तो एस कैमा स्थान पे है, क्यू जो है एस के दाएं और दूसरे स्थान पर है, तो 1 2 यहाँ पे क्यू हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पी ओ और क्यू के बीच में है, पी जो है पी ओ और क्यू के बीच में है, अगर जो ओ यहाँ पे रखेंगे तो एस और क्यू के बीच में हो जाएगा, तो पी जो है से ओ और क्यू यानी कि ओ यहाँ पे होगा पी यहाँ पे होगा, ठीक है, क्यू के बीच में है। यू किसी भी छोर पर नहीं है, तो यू यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, किसी भी छोर पर बैठा नहीं है, लेकिन
आर टी से बाईं ओर बैठा हुआ है, आर जो है टी से बाईं ओर बैठा हुआ है। आर कहाँ पे बैठा हुआ है दोस्तों? टी से बाईं ओर। आर जो है आर आर टी से बाईं ओर बैठा हुआ है। आर जो है टी से बाईं ओर बैठा हुआ है। तो पी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? पी के ठीक कौन बैठा हुआ है? क्यू बैठा हुआ है। पी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? पी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो क्यू बैठा हुआ है। इसका आंसर कौन होगा? आपको बता देंगे सर 4 नंबर आंसर होगा। कौन होगा? आप बोलेंगे कि 4 नंबर आंसर होगा। 4 नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कह रहा है कि एक विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। लूटना, उतारना, लुटाना, उतारना, लुटाना, देखिए यहाँ पे सॉरी, अपव्यय करना, लुटाना, उतारना। अपव्यय करना मतलब क्या किया है कि लुटाना। व्यय करना का मतलब क्या क्या है कि लुटाना। तो उतारना का मतलब क्या होगा? तो उतारना का मतलब होगा नीचे आना। क्या होगा? उतारना का मतलब क्या होगा? नीचे आना। देखिए इसमें भी क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी पद से संबंधित है जो दूसरे पद से संबंधित है। यहाँ पे डी क्या स्थान है? तो डी है यहाँ पे चौथा, डी चौथा, एफ छठा, एच आठवां। ठीक है। ई कितना है? 8 है, एल 12, ई कितना है? 16। यहाँ से देखिए 2 से गुना कर रहा है। यहाँ देखिए 2 से गुना कर रहा है। यहाँ देखिए 2 से गुना कर रहा है। अब ई कितना है? ई 5, जी 7, आई 9। इसमें 2 से गुना कीजिए 10 हो जाएगा। 10 मतलब ये, इसमें 2 से गुना कीजिए 14 हो जाएगा। 14 मतलब ए एम एन कितना हो जाएगा? एन। इसमें गुना कीजिए 18, 18 मतलब जे एन आर, 18 मतलब कि 3 नंबर इसका आंसर सही है। कितना? 3 नंबर इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 जो है तो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में यहाँ पे क्या दर्शाता है। पहले 4 से 20, 20 से 36, 36 से 52। कैसे कैसे बढ़ रहा है? तो यहाँ पे प्लस 20 हो रहा है। यहाँ पे कितना? प्लस 16 हो रहा है। यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है दोस्तों? प्लस 16 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे भी प्लस 16 हो रहा है। प्लस 16 देखिए यहाँ पे 20 नहीं 16 हो रहा है। 16 4 20, 16 16 16। तो यहाँ पे भी प्लस 16 होगा। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 4 नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों स्थान बदलने वाला है। कह रहा है कि उस समीकरण के सही करने के लिए विकल्प में से 2 चिन्हों के परस्पर बदलना पड़ेगा। कि इसके बराबर 9 लाना है, इसके बराबर क्या लाना है? 9 लाना है। तो आप देखिए इसका जो स्थान बदलिएगा इसका आंसर आपको 3 नंबर आएगा। गुना वाला गुना भाग को स्थान बदलना है। इसको सोल्व कर लीजिएगा आप। फिर कह रहा है कि ताला चाबी से संबंधित है, घोड़ा किससे संबंधित है? तो घोड़ा सवारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? घोड़ा। घोड़ा उसी प्रकार ताला चाबी से संबंधित है। घोड़ा किससे संबंधित है? रथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों इसको रोटेशन वाला है। आकृति रोटेट कर रहा है। पहले यहाँ था, पहला पोजीशन यहाँ था। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से यहाँ आ गया। यानी कि 3 स्टेप में पूरा हो रहा है। ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक। फिर अबरी कहाँ आएगा? तो अबरी ऐसे आएगा दोस्तों, ऐसे ऐसे आएगा। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा? इधर का रहेगा। यानी कि 2 नंबर इसका आंसर सही होना चाहिए। कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कितना है? 59 है ना। 59 नंबर क्वेश्चन के 2 नंबर ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 8 मित्र है दोस्तों। कितने मित्र है? 8 मित्र है। गोलाकार मेज पर बैठा हुआ है। कितना कौन सा मेज है? गोलाकार मेज है। मस्ती से बैठा हुआ बैठ के क्या कर रहा है कि चारों तरफ मुंह करके भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं चाव से। उसके बाद कह रहा है कि ए एफ पहले 8 स्थान बनाइए। 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 अब एक 7 8 बना दिया। 8 स्थान बना दिया। 8वां स्थान पे क्या करेंगे? बैठाएंगे इसको। ठीक है। ए एफ के सामने, ए जो है से एफ के सामने बैठा हुआ है। ए जो है से ए एफ के सामने बैठा हुआ है। लेकिन बी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। बी के दाएं और तीसरे स्थान पर, बी के दाएं और तीसरे स्थान पर, बी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। लेकिन बी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए 1 2 तीसरा स्थान पर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए आगे क्या आ रहा है कि जी एफ और डी के बीच में बैठा है। जी जो है से एफ और डी के बीच में बैठा है। जी के अगर जो यहाँ पे बैठाएंगे, जी को अगर जो यहाँ पे बैठाएंगे तो एफ डी आएगा? नहीं आएगा। तो जी यहाँ पे बैठेगा दोस्तों। जी के यहाँ पे, जी यहाँ पे बैठेगा। जी एफ और डी के बीच में बैठा दिए। ठीक है। अब कह रहा है कि एच डी के बाएं ओर, एच जो है से डी के बाईं ओर, एच जो है से डी के बाईं ओर है। एच जो है से डी के कौन सा ओर है? तो बाईं ओर है। ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में, किसके बीच में? ई और ए के बीच में है। कहाँ पे? ई हो जाएगा। एच जो है ई और ए के, ई और ए के बीच में है। ई और ए के बीच में। ठीक है।
फिर से कह रहा है दोस्तों सी और ए के बीच में है, ई के सामने कौन बैठा हुआ है, ई के सामने कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है, ई के सामने पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, ई के सामने जे बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न के स्थान पर आएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न के स्थान पर आएगा। तो कौन सा विकल्प होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 13, 13 3 13 39, 23 चौके 92, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 छक 66, यानी कि 11 आ जाएगा आंसर। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस वेन आरक का चयन करें जो वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। त्रिवेंद्रम, भारत और केरल। देखिए भारत में स्थित है कौन, केरल, केरल में कौन स्थित, त्रिवेंद्रम, यानी कि ये सही है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही है दोस्तों, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होगा, 23 का स्क्वायर होगा 559, कितना होगा 559 होगा 23 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर पर संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में असंगत, देखिए असंगत इस स्थानीय मान जोड़िएगा चारों का, तो ए का स्थानीय मान गलत आएगा, बाकी सबका आएगा 31 दोस्तों, इसका भी 31 आएगा, इसका भी 31 आएगा, इसका भी 31 आएगा, लेकिन इसका जो है से 57 आता है, यानी कि ये वाला जो एक नंबर असंगत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी असंगत खोज रहा है, क्या खोज रहा है, असंगत खोज रहा है। दिए विकल्प में असंगत कौन है, तो लहसुन, अदरक, प्याज, सरसों में से ये सब जो है से जड़ में उत्पन्न होता है दोस्तों। सरसों क्या है, पेड़ में उत्पन्न होता है, ऊपर फल लगता है, तो ये 4 नंबर क्या है, असंगत है। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में इंजीनियर को ऐसे लिखा जाता है, तो क्या रिप्रोड्यूसर के कैसे लिखा जाएगा। देखिए पहले इंजीनियर लिख लीजिए, पहले इंजीनियर लिख लीजिएगा, उसके बाद जो ये कुट भाषा है इसको लिख लीजिएगा। तो कितना कौन कौन सा स्थान चेंज किया, स्थानीय मान लिख करके आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो कन्वर्ट जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक नंबर सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि पैटर्न के साथ वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया जाता है। पारदर्शी कागज को पत्रक को बिंदुकित रेखा मोड़े जाने का पैटर्न कैसा होगा। मोड़े जाने पर जैसे मोड़ेंगे दोस्तों तो कैसा पैटर्न हो जाएगा, जब मोड़ेंगे इसको तो इसका पैटर्न 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या चयन कीजिए। असंगत संख्या चयन कीजिए जो इसके संगत नहीं है, जो इसके संगत का नहीं है, जो इससे अलग है, जो इससे क्या है, अलग है, तो कौन होगा, जो इससे क्या है, अलग है दोस्तों, क्या है, जो इससे अलग है, इसको जोड़िए, 7 3 10 1 13 होगा, ये होगा 7 1 कितना होगा, ये 4 2 6 7 6 13, इसका भी 13, इसका भी 13, 9 1 10 1 13, ये वाला जो है दोस्तों गलत है, ये असंगत है, क्या है, 7 1 8 3 8 और 3 12 होगा, 8 3 11, सॉरी 11 होगा, ये 11 हो जा रहा है, यानी कि ये असंगत है। अगला क्वेश्चन देखिए, तर्क पर है दोस्तों, कह रहा है कि सभी जिप्सियां का जाले हैं, सभी जिप्सियां क्या है, सभी जिप्सियां जो है, सभी जिप्सियां जाले हैं, सभी जाले घोंसले हैं, सभी जाले क्या है, घोंसले हैं। अब कह रहा है निष्कर्ष में सभी घोंसले जिप्सियां हैं, सभी घोंसले जिप्सियां हैं, नहीं, सभी घोंसले जिप्सियां नहीं है, कुछ जिप्सियां घोंसले भी हो, सभी घोंसले जिप्सियां नहीं है, यह कथन गलत हो गया। कह रहा है कुछ घोंसले जिप्सियां हैं, कुछ घोंसले जिप्सियां, सही बात है, कुछ घोंसले जो है इसमें से कुछ घोंसला क्या है, जिप्सियां है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 जो है दोस्तों थोड़ा सा पेचीदा है, आप आराम से देखिएगा तो आपको बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, पेशेंस के साथ देखिए, कह रहा है कि JKLMNO 6 शिक्षक है, ठीक है, ये पजल है दोस्तों, 6 शिक्षक है। कह रहा है इनमें से प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और कला अलग अलग विषय पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता है। प्रत्येक सोमवार से लेकर के शनिवार तक पढ़ाई होता है, यानी कि मंडे से स्टार्ट होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तक क्लास चलता है, ठीक है, क्लास चलता है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाया जाता है। जे जो है शनिवार को कला को पढ़ाता है, जे जो है दोस्तों जे शनिवार को पढ़ाता है कला, क्या पढ़ाता है, कला पढ़ाता है। फिर कह रहा है कि एल ना तो अंग्रेजी और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, एल जो है से एल एल क्या कहता है कि एल जो है से ना इंग्लिश पढ़ाता है और ना सोशल साइंस पढ़ाता है, ठीक है, ये दोनों नहीं पढ़ाता है। लेकिन पर वह गुरुवार को पढ़ाता है, गुरुवार कहाँ है, यहाँ है, एल यहाँ पे पढ़ा दिया, एल यहाँ पे पढ़ा रहा है, गुरुवार को पढ़ाता है। अब देखिए बुधवार के गणित पढ़ाता है, बुध यहाँ पे, तो के क्या पढ़ा देगा, बुध को गणित पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, गणित पढ़ाएगा। अब देखिए कह रहा है कि पढ़ाता है ON
के एक दिन पहले पढ़ाता है, ओ एन के एक दिन पहले। देखिए यहाँ पे कोई स्थान बचा है तो ओ यहाँ पे होगा। ओ जो है वो एन के एक दिन पहले पढ़ाता है, एन के एक दिन पहले पढ़ाएगा, यानी कि ओ सोमवार को पढ़ा देगा तो एन मंगल को पढ़ाएगा, एक दिन पहले पढ़ाता है पहले विज्ञान पढ़ाता है। वो कौन सा पढ़ाता है? तो विज्ञान पढ़ाता है, ठीक है। वो अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि पढ़ाता है विज्ञान पढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान कला के एक दिन पहले होता है। सामाजिक विज्ञान जो है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान कला के एक दिन पहले होता है। सामाजिक विज्ञान क्या होगा? सामाजिक विज्ञान होगा कला के एक दिन पहले, कला के एक दिन पहले। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान हो जाए दोस्तों। कला के एक दिन पहले कौन होगा? सामाजिक विज्ञान होगा। कौन पढ़ा रहा है इसे नहीं पता। देखिए ये एक ही बचा है, कौन बचा है? एम बचा है, तो एम यहाँ पे पढ़ाएगा सामाजिक विज्ञान। अब देखिए ये तो इंग्लिश पढ़ाएगा नहीं, इंग्लिश यहाँ पे चला आएगा। यहाँ पे कौन आएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आ जाएगा हिंदी। कौन आ जाएगा? हिंदी बन जाएगा। कह रहा है कि सप्ताह के पहले दिन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? तो पहले दिन विज्ञान पढ़ाया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग मैथ रीजनिंग सब खत्म कर दिए, अब हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में दोस्तों आप अपने से पढ़िए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है इंग्लिश में। इसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 71 का 3 नंबर आंसर होगा, 3 नंबर होगा। 72 का होगा दोस्तों, 72 का होगा 2 नंबर, 72 का 2 नंबर। 73 का होगा, 73 का होगा आपको 73 का 1 नंबर होगा। 74 का 3 नंबर होगा, 74 का 3 नंबर होगा। 75 का 1 नंबर होगा, 75 का 1 नंबर होगा। 76 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 76 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 76 का 2 नंबर होगा। 77 का हो जाएगा 2 नंबर। 77 का हो जाएगा 2 नंबर। 78 का हो जाएगा आपको 2 नंबर। 78 का हो जाएगा 2 नंबर। 79 का देखिए दोस्तों, 79 जो है ही हर्ड 2 पेन्स, ही हर्ड 2 पेन्स। उसके बाद हम लोग 17, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। किसका? कंप्यूटर का। जो कंप्यूटर का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंप्यूटर जो टोटल खुद में 20 क्वेश्चन जो कंप्यूटर लेकर आता है। कितना? 20 क्वेश्चन जो है से कंप्यूटर लेकर आता है। ये देखिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक IPv4, IPv4 का पता, एक IPv4 का पता कितना बिट में होता है? तो ये 32 बिट में होता है, ठीक है। कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में फंक्शन को एक्सेल लुकअप और संदर्भ फंक्शन के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। किसमें किया जाता है? इसका वर्गीकृत किया जाता है मैथ में। किसका किया जाता है? मैथ में किया जाता है। फिर कहा है MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसका कौन सा गलत विकल्प है? 3 नंबर गलत विकल्प है। कह रहा है MS एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में कमेंट नहीं डाल सकते हैं, तो डाल सकते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। कह रहा है जब MS वर्ड 2010 एक का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला है तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए क्या करते हैं? तो Ctrl+N कर देते हैं, ठीक है। ईमेल फील्ड में ईमेल डॉट डॉट फील्ड उस ईमेल उद्देश्य को इंगित करता है। कौन किसको करता है? तो सब्जेक्ट को करता है, ठीक है। क्या करता है? सब्जेक्ट को करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि आसानी से इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को फैलाया जा सकता है। इस तरह के हम लोग आपका सिस्टम कौन करता है? तो वायरस करता है। कौन करता है? तो वायरस करता है। ये अलग MS वर्ड में दाईं ओर करेक्ट को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करता है? तो डिलीट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? तो डिलीट का प्रयोग करते हैं। चलिए MS एक्सेल 2010 में 2010 वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्ट का प्रयोग किया जाता है? कीबोर्ड शॉर्ट का प्रयोग किया जाता है तो Alt+Enter का प्रयोग किया जाता है। Alt+Enter का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? विद्यमान फाइल को खोलने के लिए सक्रिय ऑपरेशन को प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ओपन का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? ओपन का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 90, MS वर्ड 2010 में क्या स्पेस चेक रन करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का प्रयोग किया जाता है? स्पेस चेक रन करने के लिए किसका? F7 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है दोस्तों MS एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कमेंट को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रिया की जाती है? कौन से क्रिया की जाती है? तो सेल पर डबल क्लिक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेल पर डबल क्लिक करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 92, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट का भाग को जूम बार दिखाई देता है। जूम बार कहाँ दिखाई देता है? तो टॉप टाइप में, टॉप राइट में दिखाई देता है, टॉप लेफ्ट में दिखाई देता है, टॉप बॉटम में, टॉप कहाँ पे दिखाई देता है? तो इसका जो दिखाई देता है दोस्तों, दिखाई देता है बॉटम राइट में। कहाँ पे? जूम जो है से बॉटम राइट में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? संप्रतीक ईमेल आईडी का एक भाग होता है। क्या होता है? @ जो है से ईमेल आईडी का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल+N का प्रयोग करते हैं। पहले ही बताया था किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल+N का करते हैं। दो क्वेश्चन रिपीट हो गया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? कथन असत्य है कहने का मतलब, कथन क्या है? असत्य है। कौन सा कथन जो है दोस्तों असत्य है? असत्य है तो केवल एक, कौन सा? एमएस वर्ड में किसी शब्द को विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। ये कथन जो है असत्य है, यानी कि इसका आंसर 3 नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन का ये कह रहा है कि एमएस एक्सेल फार्मूला का मूल कितना होगा? एमएस एक्सेल फार्मूला का मूल कितना होगा? मॉड 11 3 तो इसका 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एमएस वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्से में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग करते हैं? कौन सा टूल जो है दोस्तों उसका प्रयोग करते हैं फॉन्ट कलर करने के लिए? तो फॉर्मेट पेंटर को, किसको? फॉर्मेट पेंटर को प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूआरएल शब्द का अर्थ क्या है? यूआरएल शब्द का अर्थ क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इसका अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कह रहा है कि आपस में संबंधित वेब पेज का एक संग्रह कहलाता है। आपस में संबंधित एक वेब पेज का संग्रह क्या कहलाता है? वेबसाइट। क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा जो दोस्तों एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एमएस एक्सेल जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन 2 सही है। चलिए यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन जो सेट प्रैक्टिस था, चौथा सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी सेट जो है दोस्तों अगला 5वां सेट हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके दोस्तों सजेशन देना नहीं भूलें।